गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड सर। गुड पढ़ाई इवनिंग कैसे? सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? गुड सर। चलिए। बच्चों, तो यहाँ पे आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि जैसे आपकी कुछ एक बच्चे तो स्कूल जाते नहीं, कुछ एक बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको आपकी स्कूल की स्टडी मैनेज करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको कोचिंग की स्टडी मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, इन ये तो ठीक है, जो भी आपको रेगुलर क्लासेज में पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करना, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको सोल्व करना। इसके अलावा अब आप आगे से एक और चीज के लिए तैयार हो जाइए कि डेली आपको जो कमिंग आपका टेस्ट है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टेस्ट कब है बेटा आपका? सरबजीत आप बताइएगा, नेक्स्ट एफटी कब है? किसी को याद है बेटा नेक्स्ट एफटी कब है? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर, ठीक है बेटा। तो अब जैसे आज 5 डेज, 13 तो होगी, तो आप अब से ये कोशिश कीजिएगा जो भी आपका नेक्स्ट एफटी है उसके लिए भी आप डेली 1 से 2 घंटे जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इनिशियल डेज में थोड़ा कम कर लीजिए, पर जैसे ही एक टेस्ट कब तो खत्म होता है, नेक्स्ट डे से आप अगले टेस्ट की तैयारी करना चालू कर देंगे। वहां का सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके डेली आप, भले ही टेस्ट आपका 1 महीने बाद हो, पर उसके लिए आप प्रिपरेशन डे 1 से चालू कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट का स्कोर बढ़ना चालू हो जाएगा। अदरवाइज जब हम लास्ट के 2 दिन या लास्ट के 7 दिन में जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो काफी चीजें छूट जाती है, काफी चीजें रह जाती हैं। तो अब आप आगे से ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा कि जो भी आपका कमिंग टेस्ट है, भले वो 1 महीने बाद हो चाहे 15 दिन बाद हो, उसके लिए नेक्स्ट टेस्ट जैसे ही खत्म होता है, प्रीवियस टेस्ट जैसे ही खत्म होता है, तब से आप तैयारी चालू कर दिए। डेली 2-2 3-3 घंटे जो भी देना चाहे उसको दीजिए, पर उसके लिए तैयारी चालू कर लीजिए। 4 सब्जेक्ट है आपके पास, चारों को टाइम डिवाइड करके देना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। यस, और इसी तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से बहुत अच्छा तरीका है मार्क्स को इम्प्रूव करने का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले तो एक टॉपिक पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है बच्चों, देखिएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? मान लीजिए ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये मास m1 है, कोई मास m2 है, कोई मास m3, m4 और ये mn। तो एक सिस्टम है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2, पोजीशन वेक्टर r3, पोजीशन वेक्टर r4, पोजीशन वेक्टर rn। इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेंगे तो इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी इक्वल्स टू समीशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। यही होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। यस और नो? यस सर। यस, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। अब मैं क्या करता हूं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जैसे मान लीजिए इसी सेम सिस्टम में सेम, इसी सेम एक्सिस ऑफ से एक पॉइंट P ले लेता हूं, कितनी डिस्टेंस पे? K डिस्टेंस पे।
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पॉइंट ले लेता हूं के डिस्टेंस पे, सच दैट कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो मास m है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो, तो क्या इस सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, विल इट बी इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, यस और नो? अगर इस एक्सिस से किसी के डिस्टेंस पे पॉइंट, एक पॉइंट ले लेता हूं जहां पे इस सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड हो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्या वो एम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. यस। तो मैंने क्या किया, इन सारे के सारे मासेस को एक सिंगल जगह पे कंसंट्रेट मान लिया, और वो पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर के डिस्टेंस पे है, तो ये के क्या हो जाएगा, दिस के विल बी द मोमेंट ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, it is a distance from axis of rotation, it is a distance from axis of rotation, the square of this distance, the square of this distance when multiplied with mass of the system, when multiplied with mass of the system, सिस्टम के मास से, स्क्वायर को सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, सिस्टम की जगह मैं बॉडी लिख देता हूं, व्हेन मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द बॉडी, देन इट गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, देन it gives then it gives the moment of inertia of the body about the same axis, moment of inertia of the body about the same axis। वही चीज है बच्चों जो हमने की है। अगर के ऐसी डिस्टेंस ले लेता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसका स्क्वायर में इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस एक्सिस के अबाउट, वापस से इसी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो सिंपली आई विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, के विल बी इक्वल टू एम अपॉन आई, यस और नो बच्चों, के विल बी इक्वल टू एम अपॉन आई, ठीक है बच्चों, Yes, समझ में sir. आया नहीं है बात, यस, ठीक है ना? तो दिस विल बी अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। चलिए, रेडियस ऑफ जायरेशन जो होती है बेसिकली बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है, के डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आई की वैल्यू क्या होती है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सिंपली समीशन एम आर स्क्वायर होता है बच्चों। एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली आर पे डिपेंड कर जाएगा वो, ठीक है। तो क्या रेडियस ऑफ जायरेशन मास पे डिपेंड करेगी? बोलिए। No, sir. नो, क्यों नहीं करेगी? ऑल दो आपको फॉर्मूले में देखने में लग रहा है यहाँ पे कि k इज टू अंडर ऑफ m अपॉन आई आ रहा है, पर फर्दर i की वैल्यू में m आएगा और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k डज नॉट डिपेंड, रेडियस ऑफ जायरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। फर्स्ट, बॉडी के मास पे रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड नहीं करता। फर्दर अगर हम बात करें तो
जैसे किसी भी बॉडी की एंगुलर क्वांटिटीज है, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या इन पे रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड करेगा? इन पे भी नहीं करेगा। तो नाइदर डिपेंड्स अपॉन एंगुलर क्वांटिटीज लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो रेडियस ऑफ जायरेशन इन पे भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए, अब अगर हम बात करें अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए, तो कल भी हमने जैसे बात की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग के लिए बात करूं तो रिंग के लिए अगर एम आर स्क्वायर है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर है, इसको इक्वेट कर देता हूं एम के स्क्वायर के बराबर, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? आर के बराबर आ जाएगी। और जो रेशियो है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रिंग के लिए ये रेशियो 1 आ जाएगा। फर्दर डिस्क के लिए अगर हम बात करें, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको अगर हम एम के स्क्वायर के बराबर इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फर्दर होलो स्पेयर के लिए बात करें या सॉलिड स्पेयर के लिए बात करें बच्चों, हमें ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है। सॉलिड स्पेयर के लिए ये कितनी आती है? 2/5। और होलो स्पेयर के लिए ये वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 2/3. 2/3। वेरी गुड। चलिए, अब आज हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था बच्चों, और किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, देखो एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, हमने कल ये चीज पढ़ी थी, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशन मोशन को ऐड कर दूं, कोई बॉडी जो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है और रोटेशनल मोशन भी कर रही है, तो कंबाइंडली इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? रोलिंग मोशन कहेंगे बच्चों। क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए, इसी में एक छोटी सी चीज और हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, ये बॉडी है जो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, और साइमल्टेनियसली ये किसी v वेलोसिटी से, साइमल्टेनियस इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी कर रहा है। ठीक है, v तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ओमेगा क्या हो जाएगी बच्चों? ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे जब मैं लीनियर वेलोसिटी निकालूंगा ड्यू टू रोटेशन, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी निकालूंगा ड्यू टू रोटेशन, तो आप क्या कहोगे? क्या होती है लीनियर वेलोसिटी? v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है बच्चों। जनरली आप क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, होता है नहीं होता? Yes, Yes, sir. sir. मान लीजिए एक पॉइंट जो इसके एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी रेडियस में आर बोल देता हूं, तो ये पॉइंट अगर आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, ये पॉइंट ए दे देता हूं, तो वी ए विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी मैंने दे दिया, पॉइंट बी जो है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है, तो वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए? सर स्क्रीन रीशेयर कर दीजिए। जी बेटा। अब विजिबल है बेटा? यस सर। यस। तो पॉइंट ए जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पेरीफेरी पे है, उसके लिए वेलोसिटी वी ए विल बी इक्वल टू आर ओमेगा हम लिखते हैं। पॉइंट बी जो इसके सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस पे है, ये r/2 डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए वेलोसिटी वी बी क्या हो जाएगी बच्चों? विल इट बी r/2 ओमेगा? यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, तो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। अब अगर बच्चों जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM, अगर
ये VCM R ओमेगा के बराबर है। देखो इसको मैं बीच वाले पॉइंट को हटा देता हूं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी v है और रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी v ही है। तो तब जाके हम इसकी टोटल वेलोसिटी यहाँ पे 2v लिख देते थे बच्चों। देखिएगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमने मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको cm लिख देता हूं, vcm, vcm और vcm। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पॉइंट एक की वेलोसिटी अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इट विल बी r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। और टोटल वेलोसिटी की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से vcm और रोटेशन की वजह से r ओमेगा, यही हो जाएगी बच्चों टोटल वेलोसिटी। बताइए, यस सर। ये ट्रांसलेशन की वजह से, ये रोटेशन की वजह से। अब बच्चों बेसिकली क्या होता है, अगर VCM, अगर मैं लिखूं कि VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और एंगुलर रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी r ओमेगा अगर ये इक्वल है, तो जो पार्टिकल मोशन कर रहा है या फिर जो बॉडी रोलिंग मोशन करती है वो हो जाएगी प्योर रोलिंग। वो क्या कहलाएगी, प्योर रोलिंग। कब, अगर आर ओमेगा VCM के बराबर है। इसके अलावा क्या हो सकता है, VCM कैन बी लेस देन आर ओमेगा एंड VCM कैन बी ग्रेटर देन आर ओमेगा। तो दिस इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। और इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में हो रही है हमारी स्लिपिंग। क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे टायर स्लिप कर रहा है। अब देखो समझिएगा बात, मान लीजिए कभी मड वगैरह में कार फंसी हुई देखी है आपने, यस सर। मड में कार फंसी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, व्हील को रोटेट कर रहे हो और व्हील को रोटेट कर रहे हैं बट गाड़ी आगे खिसक नहीं रही है। तो उस केस में ट्रांसले, मान लीजिए थोड़ी बहुत खिसल भी रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में आप देखोगे कि जो रोटेशनल स्पीड है ओमेगा वो तो ज्यादा है, परंतु VCM हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी कम है। तो वो क्या हो गया, स्लिपिंग का केस हो गया। हम क्या कहेंगे, गाड़ी स्लिप कर रही है। क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM कम है और एंगुलर स्पीड ज्यादा है। इट मींस VCM इज लेस देन R ओमेगा। यस और नो बच्चों? यस Yes. सर। यस। फर्दर, जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, जब आप गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी का जो टायर का रोटेशन है वो तो कम हो जाता है। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्रम ब्रेक वगैरह होते हैं, वो ब्रेक क्या करते हैं, गाड़ी के रोटेशन को तो कम कर देते हैं, परंतु क्या करते हैं, वो जो टायर है वो स्लिप करके ट्रांसलेशनल मोशन करके आगे बढ़ते हैं। स्कीडिंग जिसे हम कहते हैं, होता ही है ये चीज। यस सर। यस। तो उस केस में क्या हो रहा है बच्चों, उस केस में आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को तो कम कर दिया पर v की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वहां पे भी गाड़ी स्लिप कर रही है। यस और नो? Yes, sir. दोबारा से समझाऊं दोनों केस, ये वाला और ये वाला, या यस समझ में सर। आया बच्चों? समझाना है दोबारा से? यस सर। चलिए ठीक है। पहला केस, जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम हो और रोटेशनल स्पीड ज्यादा हो। कब होगा, जब कार वगैरह मड में फंसी हुई होती है, कोई भी व्हीकल मड में फंसी हुई होती है, तो हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसके रोटेशनल स्पीड तो ज्यादा होती है पर उसकी ट्रांसलेशनल स्पीड कम होती है। ठीक है, गाड़ी स्लिप कर रही होती है ना? तो वहां पे रोटेशनल स्पीड ज्यादा है पर ट्रांसलेशनल स्पीड कम है। दूसरा केस, जब VCM ज्यादा हो, मतलब ट्रांसलेशनल स्पीड ज्यादा हो, रोटेशनल स्पीड कम हो। वो केस कब आएगा, जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी घिसती हुई जाती है। और वो घिसती हुई जाने का कारण क्या है कि आपने जो रोटेशन है उसको तो कर दिया कम, ब्रेक लगा के रोटेशन तो कर दिया कम, बट उसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो उसको मूव करा रही है। उस केस में भी गाड़ी स्लिप करती है। बट यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जो बात करेंगे हम बच्चों, वो बात करेंगे प्योर रोलिंग की। किसकी बात करेंगे, गाड़ी प्योर रोलिंग करिए, मतलब उसकी ट्रांसलेशनल स्पीड और रोटेशनल स्पीड VCM विल बी इक्वल टू R ओमेगा हो। ठीक है बच्चों?
Yes, sir. यस तो किसकी बात करेंगे? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में VCM विल बी इक्वल्स टू R ओमेगा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की, वो होती है हाफ mv² 1 प्लस k² r², और k होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जब किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग कराएंगे, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मान लीजिए ये एक थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन है। तो स्क्रीन रीशेयर कर दीजिए। जी बेटा। दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन with height h and angle of inclination theta। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हाइट h का एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन से किसी भी बॉडी को मैं क्या करा रहा हूं? रोल डाउन करवा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब इसकी शेप में डिफाइन नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये एक बॉडी है, कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी ए सिलेंडर, स्फीयर, डिस्क, रिंग, कुछ भी हो सकती है। मास m और रेडियस r मान लेता हूं। ठीक है जी, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेता हूं, इट विल बी इक्वल्स टू mk²। तो एक ऐसी बॉडी है, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk², के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। अब बच्चों क्या होगा, जब बॉडी मैंने इसको इनिशियली जो यहाँ प्लेस दी, इसके पास ये मूव नहीं कर रही थी, ये ट्रांसलेट न तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी न रोटेशनल मोशन कर रही थी, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मैं जीरो कह सकता हूं इस स्टेट पे? बोलिए। Yes, sir. यस, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये पॉइंट ए बोल देता हूं कि यहाँ पे इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है के ई टोटल, वो तो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी जीरो। अगर मैं बात करता हूं पोजीशन ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों पोजीशन ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? MGH. mgh के बराबर हो जाएगी। फर्दर अगर मैं बात करूं एट पॉइंट बी जो है वो यहाँ पे आ गया बच्चों, पॉइंट बी बॉटम पे। तो जब ये बॉडी रोल करके, प्योर रोलिंग करके बॉटम पे आ जाएगी, तो पॉइंट बी पे बच्चों क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी? Yes, sir. यस। और कुछ ना कुछ इस, सिंस ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और इस पोजीशन पे जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने क्या बोला था? प्योर रोलिंग मोशन के लिए इट विल बी हाफ mv² 1 प्लस k² r² हो जाएगा। यस और नो? लिख दे, टोटल काइनेटिक एनर्जी Yes, एट sir. पॉइंट है, ये सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो गई। ठीक है, तो इक्वेट कर देता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी विल बी mgh, एट पॉइंट बी द टोटल एनर्जी विल बी हाफ mv² 1 प्लस k² r²। और यहां से अगर बच्चों हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालें कि जब किसी बॉडी को मैं नीचे की तरफ रोल डाउन कराऊं, प्योर रोलिंग कराऊंगा, तो एच हाइट से नीचे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या ये वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k² r² के बराबर हो जाएगी। बोलिए, देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस k² r² हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, यस। sir.
तो अगर कोई बॉडी रोल करके आ रही है तो उसकी वेलोसिटी इसके द्वारा दी जाएगी। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए अब चीजें थोड़ी सी कंपेयर करते हैं हम। हमने जब किसी बॉडी को अगर स्लाइड करवाते थे, जैसे वर्क पावर एनर्जी में हमने एक ब्लॉक रखा था यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक को हम स्लाइड कराते थे, तो स्लाइड के लिए हमारे पास वेलोसिटी आ जाती थी v इक्वल्स टू अंडरूट 2gh। वेलोसिटी ऑन इन स्लाइडिंग के केस में क्या हो जाता है, अंडरूट 2gh आता था बच्चों, यस और नो? यस सर। यस। और रोलिंग के केस में इसको मैं लिख देता हूं वी आर। तो बच्चों कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, स्लाइडिंग के केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी बॉटम पे, या रोलिंग के केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी बॉटम पे? मान लीजिए अगर मैं इसको वी आर बोले देता हूं, वेलोसिटी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, वी आर इज वेलोसिटी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो एक बॉडी को मैं जस्ट स्लिप करवाऊं और एक बॉडी को मैं रोल करवाऊं, तो क्या बच्चों वी एस विल बी ग्रेटर देन वी आर हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस। तो स्लिपिंग, जो बॉडी स्लिप कर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो बॉडी रोल कर रही है उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्ट है mgh का या पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं रोटेशन में इंक्लूड हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगा, इसीलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि v स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन v रोटेशन। चलिए फर्दर हम फोकस करते हैं वी आर पे। तो वी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर अंडरूट ऑफ 1+k²/r²। यस और नो बच्चों? ये जो फैक्टर है 1+k²/r², वी आर इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी रखता है ना? यस सर। यस। चलिए इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, कि अगर किसी बॉडी के लिए अगर k²/r² की वैल्यू ज्यादा है, अगर ये जो फैक्टर है k²/r², किसी फैक्टर के लिए k²/r² की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या वी आर की वैल्यू कम हो जाएगी? इफ यस यस सर। सर। k²/r² इज ग्रेटर देन वी आर विल बी लेस। चलिए k²/r² की वैल्यू बच्चों सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? k²/r² की वैल्यू सबसे ज्यादा 1 होती है किसके लिए? रिंग के लिए। सर डिस्क के लिए कितनी होती है बच्चों? हाफ। हाफ। चलिए सॉलिड स्फीयर के लिए बताइए। 2/5। 2/5। 2/5। एंड होलो स्फीयर के लिए बताइए। 2/3। 2/3। बच्चों k²/r² की सबसे ज्यादा वैल्यू रिंग के लिए होती है, फिर किसके लिए होती है? फिर डिस्क के लिए होती है, फिर इसके बाद होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। नो, होलो स्फीयर। 3 times of 1/5, it has 2 times of 1/5। सो उसके बाद होलो स्फीयर के लिए होती है और फिर सॉलिड स्फीयर के लिए होती है। तो मान लीजिए मैं किसी थीटा इंक्लिनेशन के और एच हाइट के इंक्लाइंड प्लेन से, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, किसी थीटा इंक्लिनेशन और एच हाइट के इंक्लाइंड प्लेन से एक रिंग, एक डिस्क, एक सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर, ईच है सेम मास एंड सेम रेडियस, सबके लिए सेम मास है, सेम रेडियस है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके लिए होगी बच्चों? सेम मास और सेम सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए। क्यों होगी? क्योंकि सबसे कम वैल्यू इसके लिए होती है, और जितनी ज्यादा वैल्यू k²/r² की कम, उतनी ज्यादा रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों बात? तो अगर वी आर की बात करें तो सबसे ज्यादा होगी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर सॉलिड। चलिए ये तो किसका ऑर्डर हो गया? ऑर्डर फॉर k²/r² के लिए ऑर्डर हो गया। वेलोसिटी के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? फॉर वेलोसिटी इट विल बी इक्वल्स टू सॉलिड स्फीयर, फिर होलो स्फीयर की हो जाएगी, फिर डिस्क की होगी, और सबसे कम वेलोसिटी होगी बच्चों किसके लिए? रिंग के लिए सबसे कम वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। क्लियर है बात?
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन के लिए, कि किसी भी बॉडी को मैं एच हाइट थीटा इंक्लिनेशन के इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन करूंगा, तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसके लिए होने वाला है? देखिएगा बच्चों, ये वेलोसिटी का पार्ट था। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। सेकंड, एक्सेलरेशन। बच्चों बॉडी जो है वो क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। चलिए देखिएगा, जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो इस पे mg एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक mg का कंपोनेंट ले लेता हूं बच्चों। mg का कंपोनेंट ले लिया, क्या कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द इंक्लिनेशन? क्या ये कंपोनेंट साइन थीटा। mg साइन थीटा हो जाएगा? यस बच्चों, तो इस पे mg साइन थीटा लगेगा आगे की तरफ। मान लेते हैं इस पे फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है पीछे की तरफ, कुछ इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है। तो अलोंग द प्लेन बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स F। mg sin थीटा लग रहा है डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अप द प्लेन। अगर मैं बात कहूं कि नेट फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? क्या ये mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F के बराबर हो जाएगा बच्चों? बोलो भाई। यस सर। नेट फोर्स विल बी mg साइन थीटा माइनस F। और इस नेट फोर्स की वजह से ये क्या करेगा? मान लेते हैं बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये किसी एक्सीलरेशन ACM से एक्सेलरेट करता है। नेट फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा माइनस F, और इसकी वजह से ACM से ये एक्सेलरेट कर रहा है। ये तो कर दिया हमने ट्रांसलेशनल मोशन की बात। बॉडी क्या कर रही है? रोलिंग भी, रोटेशन भी कर रही है। तो फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन बच्चों यहां पे अगर हम बात करें कि आउट ऑफ mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन, यहां पे कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्या लगता है? देखो mg sin थीटा जो है बच्चों, वो तो बेसिकली एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ मास पे। तो क्या mg sin थीटा सर एम जी सेंटर ऑफ कॉस मास थीटा। पे? नहीं बेटा, mg cos थीटा तो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है ना। तो ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा भाई? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट फ्रिक्शन क्या है? सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? द नेट टॉर्क प्रोड्यूस विल बी F इंटू आर। यस और नो बच्चों? yes sir, बोलिए। यस, क्लियर है ना बात? ये टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, और टॉर्क क्या देगा? टॉर्क देगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कितना होता है बच्चों? ये होता है आई अल्फा के बराबर। चलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल्स टू एफ आर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर के बराबर। बताइए बच्चों, ये क्लियर हो? तो एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन आर। ठीक है, चलिए यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी एम के स्क्वायर ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये हमें मिल गई। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू, रोटेशनल मोशन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू मिली है, ये मैं रख देता हूं इस वाली इक्वेशन में। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी विल गेट mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, जो कि है m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ए सी एम, विल बी इक्वल्स टू m सी एम ए सी एम। चलिए रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों mg sin थीटा विल बी इक्वल्स टू m ए सी एम 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यस और नो?
चलिए, तो यहां से अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन वी विल गेट जी साइन थीटा अपॉन, बच्चों ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख लेना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है, एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए भी एक्सप्रेशन हमें मिल गया। फर्दर यहाँ पे कंपेयर करें तो बच्चों अगेन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, तो जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम, उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा। तो आउट ऑफ सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, रिंग एंड डिस्क, किसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा बच्चों? Solid sphere. सॉलिड स्फीयर। ओके, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑल्सो, ये रेडियस का भी इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है। रेडियस के इंडिपेंडेंट क्यों रहेगा बच्चों? कि ये जो के और आर है, ये वैल्यू किसी भी बॉडी के लिए फिक्स होती है। अगर मैं बात करूं कि जैसे ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस चाहे मैं 2 सेंटीमीटर लूं, चाहे इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर लूं, क्या इसके लिए के बाई आर की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है 2/5 ऑलवेज? यस और नो? Yes, sir. अगेन इसका मास चाहे 2 केजी हो चाहे 10 केजी हो, मास पे भी डिपेंड नहीं करता। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वो नाइदर डिपेंड्स अपॉन मास नो डिपेंड्स ऑन रेडियस। क्लियर है बच्चों बात? चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों इसमें, टाइम ऑफ डिसेंट। थर्ड पॉइंट इज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट की अगर बात करें बच्चों, क्या तरीका हो सकता है जिससे हम टाइम निकाल सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो ये डिस्टेंस भी है हमारे पास, तो टाइम निकाल सकते हैं। यस और नो? भाई जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। जब मैंने बॉडी को यहां से रिलीज किया था तो इसकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो जनरल सा एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम के लिए। क्या मैं लिख सकता हूं, द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू 1/2 द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन साइन थीटा। देखो ये क्या टर्म है, यहाँ पे जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, बेसिकली वो एक इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये डी, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस डी बॉडी ने ट्रेवल की है। और अगर इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एच बाई डी। तो यहां से इंक्लाइन डिस्टेंस विल बी एच अपॉन साइन थीटा, और इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि हाफ ए सेंटर ऑफ मास टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बच्चों बात? चलिए, तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h अपॉन ए सेंटर ऑफ मास साइन थीटा। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट की थी, इट विल बी 2h अपॉन जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और ये जो डिवाइड में है अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोले बच्चों टाइम ऑफ डिसेंट क्लियर है आप सबके? T will be equals to this 1 upon sin theta and root of 2h by g 1 plus k square by r square. Yes or no? Yes, sir.
ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए अब टाइम ऑफ डिसेंट के लिए बात करें तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी आई है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। मतलब जिसकी वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की ज्यादा, उसके लिए टाइम ऑफ डिसेंट भी ज्यादा होगा। मतलब रिंग के लिए, किसी रिंग को मैं एच हाइट से और थीटा एंगल से रिलीज करता हूं तो उसके लिए टाइम ऑफ डिसेंट सबसे ज्यादा होगा, और सॉलिड स्फीयर के लिए टाइम ऑफ डिसेंट सबसे कम होने वाला है। ओके बच्चों? Yes, sir. यस। तो इस तरीके से बेसिकली ये 3 पॉइंट है। क्या क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिसेंट। बच्चों इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना जनरली, वो बनते हैं अलग अलग बॉडीज के लिए कंपेयर कराने के, कि जैसे मान लीजिए रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इनके टाइम पीरियड को कंपेयर करा लेगा या इनकी वैल्यू पूछ लेगा। वैल्यू के लिए जैसे बात करें कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, तो बताइए सॉलिड स्फीयर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉलिड स्फीयर के लिए फाइंड आउट करना है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 रखोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. चलिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ए रिंग एंड फॉर अ रिंग एंड अ चलिए रिंग की जगह डिस्क कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। फॉर अ डिस्क एंड अ स्फीयर released released from a inclined plane। ठीक है? रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है एक रिंग और डिस्क और स्फीयर के बीच में, जिनको हमने एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज किया है, प्योर रोलिंग कर रहे हैं। हैविंग कंसीडर डिस्क एंड रिंग, डिस्क एंड स्फीयर, कंसीडर डिस्क एंड स्फीयर हैव सेम मास एंड रेडियस, हैव सेम मास एंड द रेडियस। चलिए कीजिए बच्चों। डिस्क और स्फीयर के बीच में एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। इनके लिए मास और रेडियस सेम है, सेम इंक्लाइंड प्लेन से इन्हें रिलीज भी किया गया है। बताइए क्या हो जाएगा? So solid sphere या hollow sphere? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बेटा। Fourteen is to 15. 14:15। हाँ बच्चों, आया किसी और बच्चे का आंसर? चलिए देखिएगा क्या थी बच्चों सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन। इट इज वन, देख लेते हैं ऊपर, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाई आर स्क्वायर।
इट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं कि ए सी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलिए, a1 बाई a2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, सबसे पहले 1, पहले कौन सा पार्टिकल था बच्चों, कौन सा बॉडी थी, पहले डिस्क थी। तो डिस्क के लिए वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या होती है डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू? 1/2. 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 plus k square by r square of for solid, and for solid it is 2/5 divided by 1, so it will be 7/5 divided by 3/2, जिसे हम लिख सकते हैं 7/5 multiplied by 2/3, it will be 14/15। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बात, या कोई इश्यू है बच्चों? वैष्णवी, तुषारिका, बताओ बेटा, समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में बच्चों अभी हमने बात की कि किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन, हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के रोलिंग मोशन का भी एक पार्ट आता है, उसको भी हम देख सकते हैं। प्योर रोलिंग, ऑल्दो जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो इंक्लाइंड प्लेन के ही बनते हैं। ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का भी हम देख लेते हैं, इसके भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, चीजें सेम रखने वाले हैं हम बच्चों, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिर्फ 2 चीज पे फोकस करेंगे। एक फोकस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स पे, और एक फोकस हम करेंगे एक्सेलरेशन पे। तो मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक बॉडी है जिसका मास m, रेडियस r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है जी, बॉडी है, मास m, रेडियस r, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है बॉडी बच्चों। अब क्या किया हमने, इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया। देखो, इंक्लाइंड प्लेन पे तो इस ग्रेविटी एक्ट करी थी, ग्रेविटी ने एक कंपोनेंट देके इसको मूव करा दिया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है। मान लेते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स F है, जो हमने इसके सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स के अलावा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ इनिशियली कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो बेसिकली 2 फोर्स एक्ट होगा इस पे, एक एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F जो हमने अप्लाई किया है सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे, और एक फ्रिक्शनल फोर्स F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा है। अब अगर हम बात करें फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? और ट्रांसलेशनल मोशन बच्चों, यहाँ पे बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 2 फोर्स लग रहे हैं, एक एफ और एक स्मॉल एफ, बताइए। F plus F. एफ प्लस एफ, वेरी गुड। इट विल बी कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, और ये नेट फोर्स क्या करेगा, बॉडी को एक्सेलरेट करा देगा। मान लेते हैं बॉडी का मास m, और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी किसी ACM से इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। चलिए, तो F प्लस स्मॉल f विल बी इक्वल्स टू m सेंटर ऑफ मास। ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मैंने इक्वेशन बना दी। फर्दर एक इक्वेशन अब मैं बना दूं कौन से मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। फॉर रोटेशनल मोशन बच्चों, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो बेसिकली 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स F और एक फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की बात करूं तो क्या दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा?
टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अगर इस फोर्स के लिए बात करूं तो क्या ये क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा कैपिटल एफ, क्या स्मॉल एफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा अबाउट सेंटर ऑफ मास? तुषारिका बताइए बेटा। जब टॉर्क की बात आती है तो कैपिटल एफ क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा और स्मॉल एफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यस और नो? Yes, sir. यस। तो टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क विल बी F इंटू एच माइनस F इंटू आर, यही हो जाएगा नेट टॉर्क F इंटू एच, ये क्लॉकवाइज टॉर्क। सिंस F इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क विल बी F डॉट एच माइनस F इंटू आर, एंड दिस नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू I अल्फा। ठीक है बच्चों, रीअरेंज करके इनको फिर से लिखा जाए तो इट विल बी F डॉट एच माइनस F इंटू आर विल बी इक्वल्स टू एम के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी एम अपॉन आर के बराबर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं अगर आर से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन एच आर माइनस एफ विल बी इक्वल्स टू एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है बच्चों, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर, या फिर इसको मैं रीअरेंज करके और अच्छे तरीके से लिख दूं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम ए सी एम। यस और नो बच्चों? ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो एक इक्वेशन मैंने बना ली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, एक इक्वेशन बना ली मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। अब अगर बच्चों मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एड ऑन कर दूं बच्चों? Yes, sir. Yes. On adding first and second equation, we get on adding equation 1 and 2, देखो क्या मिल जाएगा हमें, चलिए। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखो ये प्लस एफ ये माइनस एफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी एफ एच अपॉन आर प्लस एफ विल बी इक्वल्स टू एम ए सी एम प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम ए सी एम, और इट विल बी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एम ए सी एम 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमें मिल जाएगी, द ACM विल बी इक्वल्स टू एफ 1 प्लस एच अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, value of acceleration of center of mass on a horizontal plane। yes or no बच्चों? बताइए। Yes, sir. यस। तो इस तरीके से हमने एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पता कर ली है। चलिए यहाँ पे कुछ केसेस बन जाते हैं बच्चों, उन केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर बच्चों H इज इक्वल टू आर हो जाए, मतलब जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स एग्जैक्टली कहां पे लगाए, रिम पे लगाते हैं। अगर फोर्स रिम पे लगाएंगे तो H की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, और इस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी 1 प्लस आर अपॉन आर, जो कि हो जाएगा 2f डिवाइडेड बाई m अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यस और नो बच्चों? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड केस, व्हेन सेकंड केस व्हेन H इज इक्वल टू 0, मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूं अब, इंस्टेड ऑफ रिम, रिम के बजाय अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाऊं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखो सॉरी H की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी।
तो यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा वो किसके, एक्सीलरेशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ACM will be equals to F upon 1 F upon M into 1 plus K स्क्वायर बाई R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. H की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास F अपॉन M 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। चलिए, व्हाट यू थिंक कि अगर हमें रोटेट कराना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम रखना है, तो H आप क्या रखोगे, R के बराबर या 0 के बराबर बच्चों? एक्सेलरेशन ज्यादा रखना है तो कहां पे फोर्स लगाओगे, रिम पे या सेंटर ऑफ मास पे? किसी भी Rim बॉडी पे. के लिए रिम पे। रिम पे अगर फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन 2 टाइम्स मिलेगा देन सेंटर। क्लियर है बच्चों बात? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फ्रिक्शन के लिए। हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देते हैं और रीअरेंज करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन रख लेता हूं। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू में 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में रखता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो मुझे एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा F इक्वल्स टू, सॉरी, स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल F H अपॉन R माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स फॉर प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, F इंटू एच अपॉन आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पे हम बात करते हैं वापस फ्रिक्शन के केस में। इफ H इज इक्वल टू R है, अगर आप फोर्स जो है वो रिम पर लगाते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में ये हो जाएगा R अपॉन R, और ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू F इंटू 1 माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा फर्स्ट केस जब H इक्वल टू R हो। सेकंड केस अगर हम बात करें H इक्वल टू अगर 0 हो, अगर बच्चों H इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर 0 अपॉन R 0 हो जाएगा। तो क्या अब फ्रिक्शन फोर्स माइनस ऑफ F इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में H इक्वल टू में 0 पुट कर देता हूं तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स मुझे मिल जाएगा कैपिटल F माइनस ऑफ कैपिटल F के स्क्वायर बाय स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या मिला, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव मिला। मतलब अगर आप फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स अगर से, जो क्या बात कर रहे थे हम पहले, टॉप मोस्ट पॉइंट के बजाय सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, जो हमने इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ली थी। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। बच्चों क्लियर है बात? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? Yes, sir. यस, चलिए इसमें कुछ और केसेस बनते हैं। ये फर्स्ट केस था हमारा जब H इक्वल्स टू R है। सेकंड केस H इक्वल्स टू 0 है। थर्ड केस फ्रिक्शन के लिए हो सकता है, देखो यहाँ पे जो फैक्टर है H बाई आर इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अगर बच्चों H अपॉन R इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो तो क्या फ्रिक्शन 0 भी हो जाएगा? बोलिए। Yes, sir. यस, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। फर्दर अगर मान लीजिए H अपॉन आर ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, इफ H अपॉन आर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हम बात करें कि बच्चों
जैसे यहाँ पे हम बात की थी h इक्वल्स टू 0 के केस में फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ वो क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इसी तरीके से अगर h बाई आर इज लेस देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तीन केस देख लीजिएगा, बराबर है तो फ्रिक्शन 0, ग्रेटर है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर लेस हुआ देन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अब किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने एनालिसिस किया मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन और ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। दोनों सरफेस पे, दोनों टाइप की सरफेस पे प्योर रोलिंग के लिए क्या है, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने फ्रिक्शन निकाल लिया। ठीक है, और अलग अलग बॉडीज के लिए ये वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सभी बॉडीज के लिए, स्पेशली हमारी जनरली कितनी टाइप की बॉडीज होती है, 4-5 टाइप की बॉडी ले लेते हैं, रिंग, डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, टोटल 6 बॉडीज है। इनके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद है तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। इनके क्वेश्चंस आप सोल्व कर लीजिएगा। जो भी अपना पार्ट बचता है बच्चों इस चैप्टर में, मोशन ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में, यहाँ तक ही है। इसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर।